Hello, dear students. Welcome to our channel. So today we are discussing about the factors affecting learning. Okay, previous lecture में हमने क्या पढ़ा था रिगार्डिंग जो भी हमने F1 के टॉपिक्स पढ़े हैं। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है या तो कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर कोई दूसरा टॉपिक जो आपको चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगले ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपनी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग कि लर्निंग जो एक्टिविटी है, जो भी पीपल या तो कोई भी चाइल्ड है या तो कोई भी ह्यूमन है, वो अगर लर्निंग करता है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है कि जिसकी वजह से लर्निंग की प्रोसेस को एक रुकावट होती है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज मेमोरी। ओके, लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मेमोरी का। ओके, मेमोरी क्या है? तो मेमोरी इज अवर एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर, रिटेन एंड subsequently recall information and past experiences in a ह्यूमन ब्रेन। कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें मेमोरी का एक इम्पोर्टेंट रोल है कि जो जो क्या करता है कि एक हमारी एबिलिटी होती है कि जिसके थ्रू हम कोई भी प्रोसेस है उसे एनकोड, मतलब कि उसे पहले सीख सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद उसे स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद उसे रिटेन, उसे एक याद रख सकते हैं एंड सब्सिक्वेंटली रिकॉल, मतलब कि उसको दूसरी बार हम रिकॉल मतलब कि दूसरी बार याद भी कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो या हो पास्ट एक्सपीरियंसेस। ओके, हमारी एक ह्यूमन ब्रेन की एक एबिलिटी है कि जिसके थ्रू हम कोई भी प्रीवियसली या तो बहुत ज़्यादा कोई भी हार्ड थिंग्स है उसे हम उसको हम याद रख सकते हैं थ्रू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। ओके, मेमोरी जो है वो हम किसी न किसी तरीके से हम उसको अपने ब्रेन में स्टोर करके रखते हैं। ओके, कोई भी आप जैसे कि कोई भी पीपल जो है, कोई भी चाइल्ड है, वो अगर पढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे सीखेगा। पहले वो 1 2 3 4 सीखता है तो सबसे पहले 1 कैसा है उसे वो देखेगा, उसके बाद उसके ब्रेन में वो फिट होगा कि किस तरीके से उसको लिखना है। देन उसके बाद वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करेगा, तब जाके वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ब्रेन में सेट होती है, उसे बोलते हैं मेमोरी। ओके, सो रैबन जो साइंटिस्ट है उसने डेफिनेशन दी है मेमोरी की कि रैबन डिफाइंस मेमोरी एज द पावर वी हैव टू स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस एंड टू ब्रिंग देम into the field of consciousness sometimes after the experiences have occurred। ओके, मतलब क्या है, उन्होंने हमें क्या सिखाया है कि एक हमारी स्टोर कर जो एक्सपीरियंसेस है उसे स्टोर करने की एक कैपेबिलिटी है और इनटू द फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, कि हमारा माइंड जो है, हमारा ब्रेन जो है वो एक फुल्ली कॉन्शियसनेस में जब भी होता है तभी हमारे साथ जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसे स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, स्टोर करने की एक प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस को बोलते हैं मेमोरी। एंड समटाइम्स आफ्टर द एक्सपीरियंसेस हैव अकर्ड, कि अगर दूसरी बार वैसा ही कोई एक्सपीरियंसेस होता है तो उसे हम याद करके बोलते हैं कि ये एक्सपीरियंस हमारे साथ पहली बार भी हुआ है। वो कब पता चलता है? कि पहली बार जब भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके ब्रेन में वो मेमोरी फिट है, वो मेमोरी आपके ब्रेन में ऑलरेडी हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है। इसकी वजह से आप जो समटाइम्स आफ्टर द एक्सपीरियंसेस हैव अकर्ड ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, the process of memorization cannot be viewed merely in terms of reproduction or revival of past experiences of learning। ओके, मतलब क्या है कि मेमोराइजेशन की जो प्रोसेस है वो किसी को
देखने की या तो ऐसी कोई नहीं होती है, ओके, कि वो उसका कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है, कि वो एक पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो एक लर्निंग की प्रोसेस जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि प्रीवियसली आप लोगों ने कोई एक टॉपिक पढ़ा है, ओके, सो प्रीवियसली मान लीजिए आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपने जो जो पढ़ा है, कलर कोडिंग के हिसाब से जो बैग्स आती है वो अगर आपने पढ़ी है, तो अगर इन फ्यूचर में आपको कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि यस, हमने ये सारी चीजें जो है वो प्रीवियसली पढ़ी है, इसलिए हमको रिकॉल करके आप उसको अपने प्रैक्टिकल बेस पे आप उसे लेके आते हो। ओके, though it is quite a complex process which involves factors like learning, retention, recall and recognition, कि ये सारे फैक्टर्स के थ्रू ही आप अपनी ये एक मेमोरी की प्रोसेस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ओके, तो इसमें ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं, कि लर्निंग, रिटेंशन, recall and recognition. Okay, so next is memory is the sum total of what we remember and gives us the capability to learn and adapt from previous experiences as well as to build the relationships. Okay, मतलब क्या है कि मेमोरी क्या है, कि सम ऑफ टोटल व्हाट वी रिमेम्बर, कि क्या हम रिमेम्बर करते, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा है, क्या हमने थिंग्स की है, वो सारी हम रिमेम्बर करते हैं, वो है हमारी मेमोरी। ओके, एंड गिव्स अस द कैपेबिलिटी टू लर्न एंड अडेप्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि इसके थ्रू हमें क्या मिलता है कि एक लर्न करने की कैपेबिलिटी मिलती है, और एक जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हुआ है उसे अडेप्ट करने की कैपेसिटी जो है वो हमें मिलती है, एंड बिल्ड अवर एज वेल एज टू बिल्ड अवर रिलेशनशिप्स, की जो भी प्रीवियसली हमें जो कुछ भी सिखाया जाता है उसी के थ्रू हम जो भी अपनी आगे के फ्यूचर की जो भी रिलेशनशिप्स है उसे बिल्ड करने के लिए कैपेबल होते हैं। ओके, so it is the capability ability to remember past experiences and the power or process of recalling to mind previously learned facts, experiences, impressions, skills and हैबिट्स। ओके, ये क्या है, मेमोरी क्या है, कि एक एबिलिटी है कि हमारे प्रीवियसली एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है उसे रिमेम्बर करके उसकी जो भी पावर और प्रोसेस को हम रिकॉलिंग करके, और हमारे माइंड को प्रीवियसली हमने जो भी पढ़ा है उसे जो भी फैक्ट्स है, जो भी एक्सपीरियंस है, उन सभी को मिला के हम अपने फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छे काम के लिए हम उसको क्या बोलते हैं कि एबिलिटी जो है वो हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, कि थ्रू दी एक्सपीरियंसेस, इम्प्रेशंस, स्किल्स एंड हैबिट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मेमोरी, कि कौन कौन से फैक्टर्स है कि जो लर्निंग में और मेमोरी में हमें होते हैं। ओके, कि जिसकी थ्रू जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस है उसमें रुकावट आ सकती है। ओके, तो पहला है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कि फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ क्या है, कि a physically and mentally healthy individual can learn a new topic soon and diseased body and mind weaken memory. Okay, सो इसका मतलब क्या है कि फिजिकली और मेंटली अगर कोई पर्सन हेल्दी है, कि उसका माइंड बॉडी जो है वो कंप्लीटली फाइन है, कंप्लीटली हेल्दी है, तो वो अगर कोई भी चीज सीखना चाहेगा तो वो तुरंत ही और इजीली वो चीज जो है, वो थिंग्स जो है वो इजीली लर्न कर सकता है। एंड अगर कोई भी डिजीज बॉडी, मतलब कि कोई भी डिजीज वाला पर्सन है, जैसे कि मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, तो वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह इजीली सब कुछ कैचअप नहीं कर सकता है। वैसे ही डिजीज बॉडी एंड माइंड वीकन मेमोरी, की उनकी मेमोरी जो नॉर्मल चाइल्ड की हम कंपैरिजन करने जाए तो बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसके लिए वो अपनी जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी टॉपिक्स है उसकी हेल्थ की
हेल्थ की वजह से वो सारे टॉपिक्स है वो देर से सीखते हैं। ओके, और जो फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है वो इजीली लर्न कर लेता है कोई भी टॉपिक। ओके, सेकंड इज मोटिवेशन। सो मोटिवेशन ऑक्यूपाइज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन मेमोरी। मोटिवेशन जो है वो कोई भी फील्ड में आप देखने जाओगे तो मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। कैसे कि जो मोटिवेशन है, जैसे कि किसी को मोटिवेशन अगर हम दे रहे हैं तो उसमें हम उसको एक लालच देते हैं। ओके, उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको एक लालच देते हैं कि जिसके थ्रू वो अपना काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी पर्सन है, दो, तो वो पर्सन को अगर हमें उससे कोई काम करवाना है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि अगर तुम इतने घंटे में इतना काम करोगे तो हम तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे। तो वो काम वो इजीली कर लेगा और टाइम से पहले हमें करके दे रहा है। तो ये एक तरीके का मोटिवेशन था कि जिसके थ्रू दो एक ये मोटिवेशन के थ्रू एक तीर से दो निशाने होते हैं कि हमारा काम भी हो जाता है और जो पर्सन है उसे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और उसे पैसे भी मिल गए। ओके, इस तरीके से जो मोटिवेशन है वो एक प्रोमिनेंट रोल जो है वो प्ले करता है। मोटिवेशन मेक्स डिफिकल्ट टास्क इजी। ओके, जैसे कि कोई भी एग्जाम अगर बहुत ज्यादा टफ है तो अगर उसकी मेथड आप लोगों को इजीली कर दी जाए और आपको इजीली समझा दी जाए तो आपके लिए वो एग्जाम इजी हो सकती है। तो आपको एक मोटिवेशन मिला है, आपने खुद से मेहनत की है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका डिफिकल्ट टास्क जो था वो इजी हो गया है। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो मेमोरी में और लर्निंग में इफेक्ट करता है। ओके, देन थर्ड इज डिजायर टू लर्न। की लर्न की डिजायरेबिलिटी कितनी है। डिजायर और क्यूरियोसिटी टू लर्न ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑन मेमोरी। कि आप में कितनी क्यूरियोसिटी और आपकी कितनी डिजायर है लर्न करने की, कोई भी न्यू थिंग्स जो है उसे अपने टाइम टेबल में ऐड ऑन करने की कितनी आप में कैपेबिलिटी है, कितनी क्यूरियोसिटी है, वो आपके लर्निंग को इन्फ्लुएंसेस करती है। ओके, देन नो टास्क कैन बी accomplished बाय प्रेशर। ओके, कोई भी टास्क जो है वो अगर किसी को दिया जाए तो विदाउट एनी accomplishment या तो प्रेशर के बिना वो काम कभी भी पूरा नहीं होता है। कि जो भी पर्सन है, जो भी पीपल है, उसको उसको उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसे काम दिया जाता है। तो जैसे कि कोई एक अच्छा सा टॉपिक है, वो आपको बहुत ज्यादा आता है तो आपकी उसमें इंटरेस्ट और जो आपकी डिजायर है वो उसमें ज्यादा होगी, क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी। और अगर बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक है तो उसमें आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो कम हो जाती है कि ये बहुत टॉपिक बहुत हार्ड है, इसमें ये है वो है। इस तरीके के बहुत ज्यादा जो बहाने होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके, तो डिजायर टू लर्न ये जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है मेमोरी को। ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर। ओके, सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है कि if the subject matter is simple, clear and interesting and useful, the child memorize subject matter easily। ओके, मतलब क्या है कि सब्जेक्ट मैटर मतलब कि किसी को मैथ सब्जेक्ट, जैसे कि हम एक फॉर एन एग्जांपल ले लेते हैं कि मैथ्स और इंग्लिश। ओके, ये दो सब्जेक्ट है। तो दो चाइल्ड जो अगर है तो एक चाइल्ड को मैथ्स ज्यादा पसंद है और एक को इंग्लिश ज्यादा पसंद है। तो दोनों की जो दोनों चाइल्ड है वो दोनों सब्जेक्ट में एक अपना इंटरेस्ट है वो नहीं दिखा सकते। कि एक को मैथ्स ज्यादा पसंद है तो वो उसे इजीली कर लेगा और एक को इंग्लिश पसंद है तो वो इंग्लिश को ज्यादा इजीली कर लेगा। ओके, तो इसकी वजह इसका मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके ऊपर भी होता है कि लर्निंग कितना इन्फ्लुएंस करता है। कि सब्जेक्ट मैटर जो है कि सिंपल और क्लियर अगर होगा तो उसके थ्रू वो मेमोराइज है वो इजीली
कर सकता है। एंड अगर सब्जेक्ट अगर हार्ड होता है या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसे लर्न करने में, उसे मेमोराइज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ओके, सो नेक्स्ट इज मेथड ऑफ लर्निंग। ओके, लर्निंग की मेथड कौन सी है, जो सीख रहे हो वो कौन सी टेक्निक से सीख रहे हो, कौन सी मेथड से सीख रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसी के थ्रू आपकी मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा शार्प और इन्फ्लुएंस होती है। कि द मेथड ऑफ लर्निंग हैज इन्फ्लुएंस ऑन मेमोरी इफ द मेथड suitable टू द सब्जेक्ट इज नॉट adapted, the children never learn to memorize it. Okay, तो मतलब क्या है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट को सूटेबल कोई भी मेथड है, उसी हिसाब से आपको जो लर्न करना पड़ता है। ओके, अगर विदाउट मेथड ऑफ लर्निंग के बिना ही आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे, तो वो आप कभी भी एडप्ट नहीं कर पाते, और चिल्ड्रन जो है वो भी उसे कभी भी मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो मेथड ऑफ लर्निंग जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट इज टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग क्या है कि द चाइल्ड मेमोरी कैन बी डेवलप बाय टेस्टिंग, सो टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन शुड कंटिन्यू इन ऑर्डर टू कीप मेमोरी एक्टिव। ओके, मतलब क्या है कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं या तो कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पे टेस्टिंग मतलब कि एग्जामिनेशन की मेथड जो है, कि जिसके थ्रू क्या होता है कि टेस्टिंग जो है वो कंटिन्यू रखना पड़ता है, कि जिसके थ्रू जो भी पर्सन है, जो पीपल है, जो चाइल्ड है, उसकी मेमोरी जो है उसे हमें ब्राइटन करना है, उसे हमें शार्प बनाना है, कि उसकी मेमोरी जो है उसे हमें फॉरगेटिंग नहीं होने देना है। जो उसने पढ़ा है वो उसे इन फ्यूचर भी याद रहना चाहिए। इसीलिए जो टेस्टिंग होता है, एग्जामिनेशन होती है, वो कंपलसरी लेनी पड़ती है, कि उसका डेवलपमेंट जो है वो टेस्टिंग के थ्रू ही होता है। कि ये टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन शुड बी कंटिन्यू इन ऑर्डर। ओके, कि इसके थ्रू ही हमारी मेमोरी जो है वो एक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट इज फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग मतलब क्या है कि भूल जाना। ओके, फॉरगेटिंग इज इनएबिलिटी टू रिकॉल अ लर्न टॉपिक और इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ सीन ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब क्या है कि कोई भी हमारी इनएबिलिटी टू रिकॉल लर्न टॉपिक, कि हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हमें याद नहीं आ रहा है, वो प्रोसेस को बोलते हैं फॉरगेटिंग। ओके, और इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ सीन ऑब्जेक्ट, कि प्रीवियसली आपने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा है, कोई भी प्रीवियसली आपने प्रोसेस देखी है, लेकिन फिर भी आपको करंट सिचुएशन में याद नहीं है, तो उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। ओके, forgetting means failure at any time to recall an experience when attempting to do so or to perform an action previously learned. ओके, ड्रीवर ने ये डेफिनेशन दी है। तो मतलब क्या है कि फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंसेस। ओके, किसी भी टाइम, ये फॉरगेटिंग कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है फॉरगेटिंग का, ये कभी भी हो सकता है और कहीं पर भी हो सकता है। ओके, तो मतलब क्या है कि एक फेलियर होता है कि आपको याद नहीं है, तो ये आपकी खुद की एक नेगेटिव पॉइंट है। ओके, कि एनी टाइम अगर आपने प्रीवियसली एक बार पढ़ लिया है, एक बार देख लिया है, आपको अच्छे से सिखाया गया है, तो आपको वो पूरे टाइम आपको याद रहना चाहिए। जब तक आप वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तब तक आपको वो सब्जेक्ट याद रहना चाहिए। ओके, लेकिन फॉरगेटिंग में क्या होगा कि एट एनी टाइम जो भी एक्सपीरियंसेस हुआ है, जो भी मेमोरी आपके ब्रेन में स्टोर हुई है, वो आप अनफॉरगेटेबल, जो अनएक्सपेक्टेडली भूल जाते हो। ओके, और प्रीवियसली लर्न, कि प्रीवियसली जो भी आपने किया है वो आप कभी भी भूल जाते हो। ओके, उसे बोलते हैं फॉरगेटिंग। Okay, so next is forgetting is the failure of an individual to revive in consciousness an idea or a group of ideas without the help of the original stimuli। जो भाटिया है,
साइंटिस्ट, उन्होंने दिए है फॉरगेटिंग की डेफिनेशन। तो फॉरगेटिंग इज द फेलियर ऑफ इंडिविजुअल टू रिवाइव इन कॉन्शियसनेस एंड आइडिया। ओके, सिंपल मीनिंग फॉरगेटिंग का यही होता है कि जो ओरिजिनल स्टिम्युला अगर आपके सामने है लेकिन आप अनएक्सपेक्टेडली उसे भी भूल जाते हैं, उसे भी आप प्रीवियसली आप कॉन्शियस माइंड था आपका, लेकिन कोई भी रीजन के थ्रू आप अगर उसे भूल जाते हैं, ओके, विदाउट ग्रुप ऑफ एनी आइडियाज, ओके, सो उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। तो कौन कौन से जनरली टू टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग जो है वो होता है। सो नेचुरल एंड मॉर्बिड। ओके, ये दोनों टाइप के फॉरगेटिंग जो है वो होते हैं कि नेचुरल और पैसिव फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग अकर्स विथ द lapse of time in a quite normal way without any intention of forgetting on the part of the individual. Okay, नेचुरल फॉरगेटिंग का मतलब क्या है और पैसिव, नेचुरल को पैसिव भी बोल सकते हैं। ओके, सो नेचुरल और पैसिव फॉरगेटिंग का सिंपल मीनिंग क्या है कि आपके ब्रेन में से वो सारी चीजें आपकी जो ब्रेन को खबर नहीं रहती है उसी के थ्रू आप भूल जाते हैं, कि अनएक्सपेक्टेडली आप भूल जाते हैं। ओके, उसे बोलते हैं नेचुरल forgetting. And in morbid or abnormal forgetting, one deliberately tries to forget something. Okay, तो morbid forgetting क्या है? morbid forgetting मतलब कि आप जानबूझ के ये सारी चीजें जो है वो भुलाना चाहते हैं। ओके, सो उसे बोलते हैं मोरबिड फॉरगेटिंग। जानबूझ के अगर कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस, कोई भी जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो उसे आप जानबूझ के अगर भुलाना चाहते हैं तो वो होता है मोरबिड फॉरगेटिंग। ओके, वो होता है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। एंड नेचुरल फॉरगेटिंग में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसे आप अनएक्सपेक्टेडली जो आपके ब्रेन में से रिमूव हो जाती है। ओके, विदाउट एनी इंटेंशन, कि आपका कोई इंटेंशन नहीं होता है उसमें आपको भूल जाना है ऐसा। ओके, वो होता है नेचुरल फॉरगेटिंग। ओके, नेक्स्ट इज कोजेस ऑफ फॉरगेटिंग, कि कौन कौन से कोजेस होते हैं कि जिसके थ्रू फॉरगेटिंग जो है वो अराइज होता है। तो पहला है मीनिंगलेसनेस ऑफ कंटेंट। ओके, वी फॉरगॉट मीनिंगलेस and useless content as compared to meaningful and useful content, because meaningless content does not leave any imprint on the mind and it fails establish any relationship with life. मीनिंगलेसनेस ऑफ कंटेंट का मतलब क्या है कि जो भी कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक एक पढ़ रहे हो, तो वो टॉपिक में आपको याद रखने जैसा क्या है, उसका कोई मीनिंग निकलता है, या तो वो कॉन्सेप्ट में क्या सीखने जैसा है वो आप पहले देखते हो। ओके, सो मीनिंगलेसनेस कंटेंट अगर होगा कि वो कंटेंट में कुछ भी याद रखने जैसा ही नहीं है और उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में से रिमूव हो जाएगा, उसमें उसकी कोई भी इम्प्रिंट जो है वो आपके माइंड में नहीं होगी। ओके, और जैसे ही कोई भी मीनिंगफुल कंटेंट होगा, कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट होगा, ओके, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में उसका कोई मीनिंग निकलता है, उसकी कोई भी वैल्यू होती है, तो वो अगर कोई भी टॉपिक जो है वो अगर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है कि जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते भी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो टॉपिक है उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, कि वो कभी भी एग्जाम में पूछता ही नहीं है। तो ऐसे कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में से निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और मीनिंगफुल जो कंटेंट होता है वो इजीली आपके माइंड में सेट हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा मीनिंगलेसनेस ऑफ
कंटेंट। नेक्स्ट इज टाइम लैप्स। ओके, टाइम लैप्स मतलब क्या है कि वी फॉरगॉट विथ अ पैसेज ऑफ टाइम। ओके, कि मेमोरी वीकन्स विथ अ पैसेज with the passage of time and forgetting strengthen। टाइम लैप्स मतलब क्या है कि कुछ एक स्पेसिफिक टाइमिंग होता है। ओके, कोई भी चीज, मान लो आज आपने कोई एक चीज पढ़ी है, तो आपको वो 15 दिन के बाद अगर पूछी जाए, तो अगर उसका आपने रिवीजन किया होगा तो वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। लेकिन आपने उसका रिवीजन नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली एक टाइम लैप्स के थ्रू आपकी मेमोरी में से धीरे धीरे करके फॉरगॉट हो जाता है, कि वो रिमूव हो जाता है, उसे बोलते हैं टाइमलेस। ओके, टाइम लैप्स। जैसे कि कोई भी बच्चा है, अगर उसे आज हमने वन सिखाया है, वन लिखना सिखाया है, तो अगर हम उसको आज हमने लिखाना सिखाया है, और अगर हम उसको 5 दिन के बाद अगर बोलेंगे विदाउट एनी प्रैक्टिस, तो क्या होगा? वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो उसी के थ्रू एक टाइम लैप्स हो गया है, उसकी वजह से जो बच्चा है वो वन नहीं लिख पा रहा है। उसी तरह से कोई भी एक टॉपिक जो है वो अगर आज पढ़ा है, तो विदाउट एनी रिवीजन आपको अगर 5 दिन के बाद या तो 15 दिन के बाद अगर पूछेंगे, तो वो ऑब्वियसली किसी को भी याद नहीं रहता है। जो भी पढ़ रहे हो, जो भी मेमोरी आपके ब्रेन में जा रही है, उसका कंपलसरी रिवीजन होना जरूरी होता है। लेकिन अगर टाइम लैप्स अगर हो जाता है कि बहुत बीच में बहुत ज्यादा टाइम का गैप आ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो फॉरगॉट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज जो है वो भी एक कोज है कि जो फॉरगॉटिंग को इन्फ्लुएंस करता है, कि so long the knowledge or activity is to repeatedly exercise is gradually forgot. Again, forgetting occurs due to the absence of exercise, therefore more exercise is helpful in memory. Okay, मतलब क्या है कि जैसे ही योगा एंड मेडिटेशन जो है उसके थ्रू हमारी मेमोरी जो है वो शार्प होती है, तो वैसे ही जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाती है हमारी जो भी प्रोसेस है बॉडी की, माइंड की जो जो हमारी प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो उसी के लिए हमें एक्सरसाइजेस जो है वो जनरली करनी चाहिए। योगा और मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर एक्सरसाइज नहीं होती है तो वो डेफिनेटली जो भी हमने नॉलेज लिया है, जो भी हमने प्रोसेस सीखी है, लर्न किया है, मेमोरी हमारे माइंड में सेट हुई है, वो डेफिनेटली रिमूव होती है और धीरे धीरे करके उसे फॉरगॉट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल इलनेस। Okay, situations like mental conflicts or illness, people find himself unable to retain a thing in memory for a long time. ओके, जैसे ही कोई पीपल है वो अगर नॉर्मल है और उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर क्रिएट होने लगते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो हेल्थ है वो होने लगती है। उसकी वजह से उसकी मेमोरी की जो भी प्रोसेस है उसमें रिटेंशन आता है, कि उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके रिमूव होने लगती है। वो पास्ट एक्सपीरियंसेस की जो भी चीजें है वो धीरे धीरे भूलने लगता है। ओके, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मेंटल इलनेस जो है वो बहुत ज्यादा हमारी मेमोरी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एंजाइटी। एंजाइटी मतलब क्या है कि एंजाइटी ऑल्सो गोज इन एनहांसिंग फॉरगेटिंग, कि अगर कोई भी आप पढ़ रहे हो और आपके जो भी टीचर्स है, आप अगर क्लास में पढ़ रहे हो और आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और सडनली आपकी कोई भी एक फ्रेंड है उसको खड़े करके पूछेंगे कि चलो ये समझाओ, तो ऑब्वियसली वो जो भी चाइल्ड है, जो भी आपका फ्रेंड है, वो एंग्शियस हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि प्रीवियसली उसने जो भी पढ़ा है वो ऑटोमेटिकली फॉरगेटिंग हो जाता है।
Okay, an individual forgets many things or does them wrongly when he is anxious. Okay, कि एंजाइटी जब भी होती है, कि एंजाइटी होती है तभी हमारे माइंड को पता नहीं होता है, आपको खुद को पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हो, कि आप गलती से कोई भी गलत चीज भी कर देते हो और गलत चीज भी सिखा देते हो, कि आप भूल जाते हो कि आपको जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना है। ओके, सो नेक्स्ट इज लर्निंग मेथड्स, की लर्निंग की मेथड्स क्या है, वो भी एक कोज है कि जिसके थ्रू फॉरगेटिंग है उससे इफेक्ट होता है। When the teacher does not use method which are according to the physical, mental, emotional and social levels of the child, then the forgetting occurs more by the use of these methods। कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे करके कोई भी न्यू थिंग्स जो है वो लर्न करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें आपको उसका टोटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो देखना पड़ता है। ओके, सो उसमें जो उसका फिजिकली डेवलपमेंट, फिजिकली मेथड्स, मेंटली उसका लेवल क्या है, इमोशनल वो कैसा है, उसका सोशल लेवल क्या है, वो सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद ही आपको उसे कोई भी चीज जो है, जो भी लर्निंग की आप उसे सिखा रहे हो वो आपको करवाना है, लर्न करवाना है। ओके, लेकिन अगर आपकी मेथड अगर सही नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड है वो धीरे धीरे करके उसमें फॉरगेटिंग जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। Okay, then next is intoxicants. Okay, excessive use of different types of intoxicants has ill effects on the mind and memory power weakens. Okay, intoxicants मतलब क्या है, कि कोई भी चाइल्ड है वो अभी भी धीरे धीरे करके उसका जो भी लर्न करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें आपको उसको मोटिवेशन देना है, उसको एक रिवार्ड देना है। ओके, बार बार अगर आप उसे पनिश करोगे, बार बार उसको आप बहुत ज्यादा तेजी से बोलोगे या तो उसे सिखाओगे या तो उसे डांटोगे, तो उसकी वजह से उसकी मेमोरी जो है उस पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। ओके, तो इसकी वजह से उसके जो फ्यूचर की मेमोरी जो है उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो हो सके उतना हमें जो इंटॉक्सिकेंट्स है उसका यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये थे हमारे कोजिस ऑफ फॉरगेटिंग। ओके, एंड ये सारे जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये है क्वेश्चंस। ओके, तो इसको आपको गो थ्रू हो जाना है, एंड अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक कर देना। ओके, देन थैंक यू।